आज हम डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोएम है, जिससे हम थिंकिंग अबाउट द पोएम ये करेंगे। और यह वीडियो जो है यह प्रेजेंटेड बाय नाजिर हसन। यह पेज नंबर 14 से लिया गया है। थिंकिंग अबाउट द पोएम। दिस पोएम प्रेजेंट्स अ moment that seems simple but a larger significance. Compare this other quotation from Robert Frost: always, always a larger significance, a little thing touches a larger thing. Here, यह पोएम जो है, दिस पोएम प्रेजेंट्स बताता है, प्रदर्शित करता है, अ मोमेंट, एक पल, डैट सिम सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल लगता है, बट अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। कंपेयर दिस अदर कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और कोटेशन है जो है ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग। एक छोटी सी चीज़ जो है वो बड़ी सी चीज़ को छूती है, यानी उससे स्पर्श करती है। यानी इस पोएम में हमने देखा कैसे एक छोटा सा जो मोमेंट है वो कैसे पोएट के मूड को बिल्कुल चेंज कर देता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट माइंड्स चेंज्ड। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, कवि किसको कहता है कि उसने उसका मूड बदल दिया है। हाउ हैज द पोएट माइंड्स चेंज्ड, कवि का मूड कैसे बदल गया है। द डस्ट ऑफ स्नो इज द लिटिल पार्टिकल ऑफ स्नो दैट गेट फ्रोजन ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो का बहुत ही छोटा पार्टिकल। डस्ट, एक्चुअली डस्ट ऑफ स्नो मीन्स लिटिल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे कण जो है स्नो के यानी बर्फ के, जो पत्तियां पर यानी पौधे और पेड़ की पत्तियों पे जो जमे हुए हैं। एक्चुअली इस पोएम में उस चीज़ को दिखाया जा रहा है, उस चीज़ पे जो है पोएट जो है उस चीज़ को प्रेजेंट करता है। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो का स्मॉल और लिटिल पार्टिकल ही डस्ट है, और वो डस्ट ऑफ स्नो कहा जाएगा। द पोएट वॉज इन सैड मूड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, अ क्रो शुक द ट्री, सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन हिम विच हैज चेंज्ड हिज मूड। पोएट का जो मूड है, पोएट उदास मूड में बिल्कुल बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री के नीचे। तभी एक कौवा जो है उस ट्री को हिलाता है और कुछ स्नो के पार्टिकल जो है डस्ट उसके ऊपर गिरते हैं, जो उसके दिमाग को, उसके मूड को चेंज कर देता है। एंड ही हैज़ बिकम हैप्पी, हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ डे, और वह बाकी समय में जो बिल्कुल पूरी तरह से खुश हो गया है। यह जो है हेमलॉक ट्री है, क्लियर। और यहाँ पे जो है ये डस्ट हम देख सकते हैं कैसे डस्ट है। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, इस पोएम में फ्रॉस्ट ने किस तरह से नेचर को प्रेजेंट किया है, प्रकृति को प्रेजेंट किया है। जो कुछ क्वेश्चंस हमें नीचे जो देखने को मिलेंगे, ओके, द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू, ये हमारी मदद करेंगे टू थिंक ऑफ एन आंसर, आंसर को सोचने में। What are the birds that are usually named in poems? वे कौन से पक्षी हैं जिनका नाम यूजुअली प्रायः पोएम में लिया जाता है या जिनके बारे में वर्णन किया जाता है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम, क्या आप सोचते हैं कि एक कौवा, इसका प्रायः नाम जो है यह कविता में आता है। What images कम टू योर माइंड वेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, किस तरह के इमेज आपके दिमाग में आते हैं जब एक कौवे को आप देखते हैं। कुको, नाइटिंगेल, स्काईलार्क, स्पैरो इट्सेट्रा आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम। कविता में जो पक्षियों के नाम आते हैं उसमें कुक्कू, नाइटिंगेल, स्काईलार्क और स्पैरो, इनके नाम ज़्यादा आते हैं। डोंट थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम, और मैं ऐसा नहीं सोचता कि कौवे का नाम जो है अक्सर पोएम में आता है। When I think of a crow, जब मैं एक कौवे के बारे में सोचता हूँ, इट्स हार्श वॉइस, इसका जो कर्कश आवाज़ है,
एंड ब्लैक कलर और काला कलर कम टू माई माइंड। ओके, हियर COME, कम टू माइंड, मेरे दिमाग में यह आता है। यहाँ पे हम क्रो को देख रहे हैं, तो ये अमेरिकन क्रो है, यानी क्रो। नाइटिंगेल, ये बहुत ही स्वीट इसकी वॉइस होती है। और स्काईलार्क, इसके बारे में काफ़ी पोएम है, बहुत फेमस पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड PB शैली के द्वारा भी लिखी गई है। ये इंडियन कुकू है और ये कुकू के काफ़ी प्रजाति हैं। क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। दोबारा हेमलॉक ट्री क्या है। Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? क्यों नहीं पोएट ने जो है बहुत ही खूबसूरत पेड़ जैसे मेपल का पेड़ या ओक का पेड़ और पाइन का जो पेड़ है उसके बारे में लिखता है। Here a hemlock tree is a poisonous tree with white flower. हेमलॉक ट्री जो है एक जहरीला पेड़ है या पौधा है जिसके फूल जो होते हैं वह उजले होते हैं। The poet does not write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine because he thinks that nature has provided equal beauty to every tree. पोएट जो है नहीं लिखता है बहुत ही खूबसूरत पेड़ के बारे में जैसे मेपल, ओक और पाइन है। मेपल जो होता है यह अ ट्री ग्रोन फॉर टिम्बर, लकड़ी के लिए ये एक्चुअली जो है यह उपजाया जाता है या लगाया जाता है। और ओक जो ट्री है यह ट्री टाइप ऑफ लार्ज ट्री विथ हार्ड वुड दैट इज कॉमन इन मेनी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है वोक ट्री। और पाइन ट्री जो है यह टॉल ट्री है दैट हैज़ सीन शार्प लिव्स, जिसे हम देवदार या चीड़ का जो है पेड़ कहते हैं। क्योंकि ही थिंक्स, वह सोचता है, द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड, नेचर ने दिया है इक्वल ब्यूटी, सबको बराबर, टू एवरी ट्री, हर पेड़ को बराबर जो है वह खूबसूरती दिया है। यहाँ हम ओक ट्री ये देख रहे हैं, ये वोक ट्री है, ये मैपल ट्री है और यह जो है यह पाइन ट्री है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। कौवा और हेमलॉक जो है क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, बताता है, प्रदर्शित करता है। जॉय और सौरो, खुशी या दुख। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट डज द डस्ट, बर्फ की धूल को कौवा धतूरे से हिलाकर कभी पर गिराता है, यह किसका प्रतीक है। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट जॉय। ये दोनों जो है ये जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, दे ब्रिंग हैप्पीनेस इन द पोएट्स डे, यह पोएट के दिन में जो है हैप्पीनेस लाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय दैट नेचर शावर्स, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो है यह रिप्रेजेंट करता है, यह भी खुशी को रिप्रेजेंट करता है जो नेचर जो है हम पे गिराती है या कह सकते हैं बरसाती है। क्लियर। थिंकिंग अबाउट द पोएम, यह जो है हमने सॉल्व किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।